देना चाहिए सर। 4 मिनट हो गए हैं। हाँ, जो बच्चे अभी आ रहे हैं कुछ जुड़ेंगे, ई के बच्चे आपके आए हैं तो बिल्कुल कर दो सर।
धन्य धन्यवाद सर। बहुत अच्छे तरह से जीवन परिचय पर प्रकाश डाला है डॉक्टर विष्णु सर ने। और बच्चों, हमने भी थोड़ा सा पहले बता दिया था कि जैसी जी की विशेषता क्या थी। मुझे नहीं लगता कि जीवन परिचय में कोई दिक्कत आएगी अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं काव्यांश के व्याख्या की तरफ। पहला जो पद है वो है, अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर दुख सो जाई किमि काढ़ी, अब धनी दिवस बिरह भा राती, जरय बिरह ज्यों दीपक बाती। कांपा हिया जनाबा सियु, तो पे जाय हुई संग पियु, घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। पलट ने बहु रगा जो बिछोई, अबहु फिरै फिरै रंग सोई। सियरी अग्नि बिरहनी ही जाड़ा, सुलगी सुलगी दगधय भय छाड़ा। यह दुख दगध न जाने कंतु, जोबन जरम भड़य करे भस्मंतु। पिए सो कहे हूं संदेशरा, ये भंवरा ये काग, सो धनी बिरह जरी गई, तहिक धुआं हम लाग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जायसी जी का। और आपको मैं बता दूं कि ये सीबीएसई में अब तक कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है इसकी व्याख्या के संदर्भ में। आपके पास जो प्रश्न आएंगे उसमें पहले की तरह सप्रसंग व्याख्या संभवतः नहीं है, लेकिन कला पक्ष और भाव पक्ष की व्याख्या करना अनिवार्य होता है। आप सबको पता है कि यह जो कवि हैं वो अवधी भाषा के हैं। तो ये दिवस को कहते हैं, दिवस यानी दिन, घटा यानी कम हो जाना, निसी यानी रात्र, किमी यानी कैसे, धनी स्त्री के संबंध में है, सियरी सियरी कहते हैं ठंडी, ठंड जो है अभी जो महीना है, तौहिक तहिक मतलब उसी का, तुम्हारा, तेरा, जो शब्द हम लोग हिंदी में प्रयुक्त करते हैं उसके संदर्भ में। ये राग नागमती के विरह का वर्णन है। सर ने बता ही दिया है कि यह लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की तरफ जाने का मार्ग है। तो ये सामान्य में लौकिक है, रुचिकर है। इसकी व्याख्या बहुत ही सरल है। अघन मास का वर्णन है। हमने उस दिन 12 महीने के नाम भी बता दिए थे, और 12 महीने में अघन का जो महीना है वो बीत चुका है और पूस का महीना चल रहा है, पौष जिसे कहते हैं, और यह 15 जनवरी के लगभग तक चलेगा। उसके बाद माघ का आरंभ हो जाएगा। उसके बाद फागुन, जो आप लोग होली के नाम से प्रसिद्ध है, जानते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी। अगहन महीने में क्या होता है, अभी का जो थोड़े दिन पहले या अभी भी आप देख रहे होंगे कि निसी बाढ़ी यानी रात्रि जो है वो बढ़ गई है, और दुख सो जाई किमि काढ़ी। अब इस मान में दिन छोटा हो गया है, रात बड़ी हो गई है, और जो बड़ी रात है वह दुख भरी रात हो, उसका कटना बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे ये हम दुख भरी रात जो है वो काटेंगे। अब धनी दिवस बिरह भा राती, जरय बिरह ज्यों दीपक बाती। अब ये जो दिवस है धनी प्रिय के लिए प्रयुक्त है कि बिरह भरी जो राती है वो कैसे कटे। ये तो वैसे ही कट रहा है जैसे बिरह ज्यों दीपक बाती। दीपक और बत्ती जिस तरह से जलता है, दिए की भांति जो जल रहे हैं, वैसा महसूस होता है। और कांपा हिया जनाबा सियु, तो पे जाई हुई संग पियु। कांपा हिया जनाबा सियु। अब हृदय कांपता है, हृदय कांपता है। अब ठंड के मौसम में आप देखते हैं ज्यादा ठंड लगे तो शरीर कांपने लगता है, और ठंड जो है वो सहन नहीं होती है। अब यहाँ पर जो नायिका है, अब मैंने पहले कहा कि अध्यात्म का संबल लौकिक माध्यम से है। तो यहाँ पर अपने प्रियतम का है कि अगर वो साथ रहता तो शायद ये कम हो जाता, लेकिन वो साथ नहीं है। इसलिए इस विरह को सहना, इस ठंड को, विरह रूपी ठंड को सहना बड़ा कठिन काम है। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लय गौ ना हो।
लैगा ना हो, यानी घर घर अब स्त्रियां जो है वो बनाव श्रृंगार कर रही हैं, लेकिन हम किसके लिए सजे सवरे, मेरा रूप रंग तो प्रिय के साथ चला गया है। अब ये अत्यधिक स्नेह में होता है जब वह सब कुछ भूल जाता है, चाहे किसी की भक्ति ईश्वर के प्रति हो या सामान्य के प्रति। जब अतिरेक लगाव होता है तो वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। तो कुछ ऐसा ही इस पद में है कि मेरा रंग रूप भी सब उसी के साथ चला गया है, यानी विरह में अब किसके लिए सजना, किसके लिए संवरना है, किसके लिए क्या करना है, तो मेरा जो रंग रूप है वो सब उसी के साथ चला गया है, उसके बिना मैं श्रृंगार कैसे कर सकती हूँ, मैं श्रृंगार किस काम का मेरे लिए। सियरी अगनी बिरहनी ही जारा, सुलगी सुलगी दगधै भय छाड़ा। सियरी यानी ठंडा जो है वो, उसके बिना अब ये हमारे शरीर को दिन रात जला रहा है, तन को शरीर को जला रहा है। सियरी अगनी बिरहनी ही जारा, ये जो ठंडा है और जो विरह का दर्द है वो धीरे धीरे हमारे शरीर को, हृदय को जलाता जा रहा है और दग्ध करता जा रहा है, यानी जलाता, दग्ध करता मतलब जलाता जा रहा है। हमारे हृदय को धीरे धीरे ये सुलग सुलग कर, आजकल घरों में जो खुले जगह में है, दिल्ली जैसे शहर में तो थोड़ा सा कठिन है, सिगड़ी जला लेते हैं, आग अंगीठी जला करके घर में रख देते हैं जिससे कि घर गर्म रहता है और वो धीरे धीरे जलकर राख हो जाता है। तो ठीक हमारे हृदय को इसी तरह से ये जला रहा है। अब आगे इन्होंने कहा कि मेरे इस जलने के दर्द को, यह दुख दगध न जाने कंतु, जोबन जरम करे भस्मंतु। कहने का मतलब है कि अब इस दर्द को, इस पीड़ा को हमारा जो प्रिय है वो जान नहीं रहा है, वो जानता नहीं है कि मैं उसके विरह में किस तरह से नष्ट होती जा रही हूँ, कैसे समाप्त होती जा रही हूँ। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी जो लोग साधना करते हैं वो अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं। तो वही यहाँ पर प्रीतम के रूप में इन्होंने इसको कहा कि उसको पता ही नहीं है, ईश्वर को नहीं पता है, लेकिन मैं अपना जीवन उसके पीछे नष्ट करता जा रहा हूं। अब जो आखिरी पद है, जो दोहा है, ये बड़ा प्रसिद्ध दोहा है जयसी जी का, और इसमें उन्होंने कहा, पियो सो कहूं संदेश रा, ये भंवरा ये काग, सो धनी बिरह जरी जाई तेहि धुआं हम लाग। अब आपको पता है कि भंवरे और काग का रंग जो है, कौए का दूसरा एक प्रजाति है काग, वो कौए से ज्यादा काला होता है और भंवरे का रंग भी काला होता है। अब यहां पर इन्होंने उपमान दिया है, उदाहरण देते हुए कहा है कि पिए सो कहूं संदेश रा, मेरे प्रिय से जाकर यह संदेश कहना, भंवरा ये काग, अरे भंवरे, अरे काग, मेरे प्रिय से जाकर यह संदेश करना, सो धनी बिरह जरी गई, तुम्हारी धनी यानी तुम्हारी जो प्रिय प्रिय है वह विरह में जल गई है और उसका जो धुआं लग गया मुझे, जिसके कारण मैं काला हो गया, क्योंकि धुआं लगने पर काला तो हो ही जाता है। तो यहां पर अतिशोक्ति भी कही जा सकती है, क्योंकि धुआं लगने से कोई काला तो होता नहीं है, हल्का सा कालापन दिखाई देता है, लेकिन भंवरा और काग का जो कालापन है वह प्रकृति प्रदत्त है और इसके धुआं लगने से काला हो जाए ऐसा नहीं, लेकिन धुएं से काला हो जाता है, इसलिए उपमान दिया उन्होंने कि तुम दोनों जाकर के कहना कि देखो तुम्हारी प्रीतमा जल गई, जिसके कारण मैं, उसके जलने का जो धुआं उठा वो मुझे लग गया और मैं काला हो गया, इतना विश्वास दिला देना। इस पद में अब यहाँ पर दो तीन जगह अलंकार है, जैसे घर घर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसमें अनुप्रास भी है, तो उसके बाद आगे भी है, सियरी अगनी बिरहनी, सुलगी सुलगी दग्धैव है, सुलगी सुलगी में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और आपको एक पद में मैं वहां बताऊं कि ज्यों जरे बिरह ज्यों दीपक बाती, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जरे ज्यों, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान है कि ज्यों त्यों मानो इत्यादि लगा हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें नागमती के विरह का मार्मिक वर्णन है, यानी अतिशय विरह की पीड़ा का वर्णन है, और 12 मासा में अगहन का जो शीतकाल है उसका प्रभावशाली ढंग है कि भाई अगहन मास की जो ठंडक होती है, अगहन मास में धान की फसल की कटाई होती है, तो वह कैसा होता है। रत्न सेन की विरह में जल रही है। अब यहाँ पर रत्न सेन के बारे में बता ही दिया है सर ने कि किसका प्रतीक है,
नागमती किसका प्रतीक है। और भंवरे और काग के माध्यम से नागमती अपना संदेश अपने प्रिय को भेज रही है कि देखो मेरे जल जाने से और तुम्हें धुआं लग गया जिसके कारण तुम काले हो गए, ये बात उनको बता देना। तो भंवरा और काग यहाँ दूत है, यहाँ पर संदेश वाहक है। भाषा अवधि है, ये सबको पता है, छंद चौपाई और दोहा है, वियोग श्रृंगार है और अलंकार हमने आपको बता ही दिया है। तो ये इसकी विशेषता है इस पद्यांश की। तो व्याख्या भी समझ गए आप और काव्यांश की विशेषता भी समझ गए। दूसरा जो काव्यांश है वह है पूष। अब ये पूष महीने की बात आ गई, क्योंकि अगहन के बाद पौष्य जो पूष मास आता है उसका चर्चा है। तो पूष मास की जाड़ जो है वो कैसी होती है। प्रेमचंद की एक रचना भी है, पूष की रात, और पूष की जो ठंडक है वो बड़ी सर्द मानी जाती है। पूष जार थर थर तन कांपा, सूरज जराई लंक दिसि तापा, बिरह बाढ़ भा दारुण सीव, कपि कपि मरो लेहि हरि जीव, कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, सौर सुपेथी आवे जूरी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी, चकई निसी बिछुरै दिन मिला, हो निसी बासर बिरह कोकिला, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछे ही पंच पंखी, बिरह सचान भवै तन चाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा। अब फिर दोहा है यहाँ पर, रकत ढरा मासूगरा हार भये सब संग, धनी सारस होई रड़ी, मुई आई समेटहु पंख। लंक दिशी मतलब दक्षिण दिशा में, लंका जो है दक्षिण में है तो इसको लंक दिशी, लंका जिधर है उधर की दिशा और उधर की दिशा दक्षिण है। दारुण यानी बहुत भयंकर, सीव मतलब सर्दी, सेज यानी बिस्तर, बासर भी दीन कहते हैं, दिवस भी दीन और बासर भी दीन। अब इसीलिए है कि जिस कवि को, जिस लेखक को शब्दों का जो पर्याय है या शब्दों के बारे में पता है वो अलग अलग प्रयोग करते हैं एक ही उसके लिए। सहचान यानी वास रहना, और रटी यानी रड़ी यानी रट रट कर। अब ये पूष मास की चर्चा है, बारामासा से है, और आपको पता ही है कि प्रेम मार्गी शाखा के हैं। और हमने बताया था कि भक्ति काल में 4 काव्य धाराएं थी। सगुन भक्ति धारा पहली दो भाग में, सगुन और निर्गुण में, सगुन में 2 राम काव्य और कृष्ण काव्य, और निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं निर्गुण। अब इसमें आपने 11वीं में भी चकई चकबे के बारे में पढ़ा था, और 12वीं में भी आज चकवी का जिक्र है कि पूष का महीना आ गया है, और पूष जार थरथन, पूष के जाड़े में तन जो है वो थरथर कांपने लगता है, कपकपाने लगता है। सूरज जराई लंक दिसि तापा, और ऐसा लगता है इतनी सर्दी पड़ रही है, थरथर कांपने लगा है, ऐसा लगता है कि सूर्य दक्षिण दिशा में चला गया है। तो सूर्य दक्षिण दिशा में चला भी जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, उत्तर दिशा में कम दिखाई देता है, कम समय के लिए दक्षिण की तरफ हो जाता है, तो इसको कहते हैं सूर्य दक्षिणायन हो जाना। तो सूर्य जो है वो दक्षिण दिशा में चला गया है, इसलिए ठंडा ज्यादा महसूस होता है, हर प्राणी कांपता हुआ महसूस हो रहा है। और इसमें बिरह बाढ़ भा दारुण सीव, कपि कपि मरो ले ही हरि जीव। अब नागमती का कहना है कि बिरह ऐसा है कि हे प्रियतम तुम कहां हो, मैं तो इस ठंड में, शीत में कपकपाकर मरती जा रही हूं, और तुम यहां आकर मेरे हृदय से लग जाओ तो मुझे चैन मिले। हरि जीव, मुझे तुम तक आने का रास्ता सूझ नहीं रहा। कंत कहां हो लागी हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं, पंथ मतलब रास्ता, हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कहां है, तुम तक आने का रास्ता कैसे नजदीक है। सौर सुपोत आबे जूरू, जान हो सेज हिमंचल बूढ़ी। और बिस्तर जो है वह भी बिल्कुल ठंडा लग रहा है, रजाई और बिस्तर जो है बहुत हल्की है, इसे ओढ़ने पर ही ठंड लगती है। और आपको पता है कि जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो बिस्तर भी ठंडा हो जाता है। और कह रहे हैं कि बर्फ जो है, ये हिमांचल, हिमांचल का मतलब है कि हिम अंचल, हिमालय के ऊपर जो बर्फ है उसी तरह ठंडा हो गया, बर्फ की सिल्ली की तरह हमारा बिस्तर हो गया है जिस पर इतनी ठंड है। चकई निसी बिछुरै दिन मिला,
अब नागमती कह रही है, उदाहरण देते हुए 11वीं में भी आपने चकई का जिक्र पढ़ा था कि चकवी पक्षी अपने जोड़े से रात में भी छुड़ जाती है और वो क्रंदन करती है, लेकिन दिन में तो मिल जाती है। परंतु मेरी स्थिति तो चकवी से भी बुरी है कि ना हम दिन में मिल पा रहे हैं ना रात में मिल पा रहे हैं। चकई निसी बिछुरै दिन मिला हो निसी बासर बिरह कोकिला। और कोयल है, मैं तो बिरह में दिन रात कोयल की तरह कूकती रहती हूं। रात्रि की बेला में साथ कोई सखी भी नहीं होती। निसबासर बिरह कोकिला। रैन अकेले साथ नहीं सखी, रैन अकेली साथ नहीं सखी, अर्थात रात में भी अकेले हैं, कोई सखी भी यानी कोई मित्र भी, कोई सखा भी हमारे साथ नहीं है। जियो बिछेरी पंखी। और अपने जोड़े से अलग हुए पक्षी की तरह किस प्रकार से जीवित रह सकती हूं। बिरह रूपी बाज घूम रहा है, बिरह निसाच भावै तन चारा, जिए खाई मुए नहीं छाड़ा। अब बिरह रूपी बाज, बाज जो है वो क्या करता है, पक्षियों को खा जाता है। अब यहां पर बाज की उपमा इन्होंने बिरह से दी है कि बिरह रूपी बाज जो है वो हम पर चारों तरफ मंडरा रहा है और मेरे शरीर को, क्योंकि बाज को मांस चाहिए, वो हिंसक दृष्टिकोण से देख रहा है, हिंसा की दृष्टि से देख रहा है। यह मुझे जीवित अवस्था में ही खा जाना चाहता है। बिरह सचान भवै तन चाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा। यह मुझे जीवित ही खा जाना चाहता है और मरने पर भी नहीं छोड़ना चाहता। ग्रह की अधिकता के कारण अश्रुओं के स्थान पर मेरे नेत्रों से रक्त बह रहा है। रकत ढड़ा मासूगरा, हार भये सब शंख। शंख का मतलब होता है सूख जाना। शंख जानते हैं ना आप, जब शंख जो जिंदा है उसके अंदर से वो सूखने के बाद मांस हटा दिया जाता है तब तो शंख बजाया जाता है। तो रकत ढड़ा, शरीर से सारे रक्त गिर गए हैं। और मांसू गरा, मांस जो है वो एक तरह से गल गए हैं, सूख गए हैं। जब आदमी बिल्कुल कमजोर हो जाता है तो शरीर में खून की कमी हो जाना और मांस सूख जाना, जब उसकी नसें दिखने लगती है, हड्डियों से चिपक जाता है, मांस गल गया है, हड्डियां बिल्कुल पतली हो गई है, सूखकर शंख बन गई है। धनि सारस होई रड़ी मुई, आयु समेट हूं पंख। हे धनी, हे प्रिय, तुम्हारा नाम रटते रटते नागमती मर गई। अब तो कुछ बचा नहीं है, आकर इस बिरहिनी का जो पंख है यानी जो अवशेष बचा हुआ है वो समेट लो। तो ये विरह की अतिशय चरमावस्था है जिसमें कि वह अपने को मृत्यु के सन्निकट पाती है। इसमें नायिका की विरह वर्णन का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। कोई भी सूख कर, जैसे उपमा क्या कहते हैं, मुहावरे भी कहे जाते हैं, सूख कर कांटा हो जाना। कांटा होना इसी संदर्भ में आता है। तो यहाँ पर सूख के कांटा हो गया है, हाड़ मांस सब गल गया है, ढल गया है, अब तुम इसके पंख समेट लो। तो ये एक तरह से अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर प्रकृति का जो उद्दीप्त रूप है, प्रकृति में जो इन्होंने चर्चा किया है, भंवरे का, क्या कहते हैं, कोयल का और चकवा चकई का, तो वो इनका उद्दीप्त रूप कहते हैं, मतलब अच्छा, बड़ा और सर्वश्रेष्ठ। इसमें 12 मास का तो वर्णन है ही, पुष मास का वर्णन है और सजीव चित्रण है कि शरीर कांपता है। ये ठंड में भी कांपता है और जब कमजोरी ज्यादा होती है विरह में तब भी कांपता है। यहाँ पर सूखे हुए शरीर की तुलना शंख से की गई है। मैंने पहले बताया कि उपमा दिया गया है। यहाँ पर काव्यांश की भाषा अवधि है और वियोग श्रृंगार रस है। इसमें श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दो होते हैं, इसमें वियोग श्रृंगार है। तो क्योंकि 8:43 हो गए हैं, अब मैं विष्णु सर को आग्रह करूंगा कि आगे और बच्चे पढ़ना चाहते हो तो हम तीसरे काव्यांश की तरफ बढ़े, नहीं तो यहीं पर विराम दे दें। ठीक है, बच्चे भी हमारे लेफ्ट हो रहे हैं, 32 से अब 28 पे आ गए हैं। जी 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 जी।
हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड इवनिंग सर, बताइए सर। ठीक है, मैं अभी दे देता हूँ। मैं भेज देगा, क्या नहीं भेज देगा? ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है वैसे, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया वैसे। अरे सर बस बुरा हाल है, कुछ नहीं। अभी क्लास ही चल रही है, अभी फिर करता हूँ बात आपसे। बट आप लोग कैसा अच्छा महसूस करते हो? ठीक है बेटा। अरे मानस, चार्जर दे या जल्दी से, चार्जर दे या जल्दी से। जल्दी ला, अरे जल्दी ला लैपटॉप का चार्जर।
मंजेश पूछ रहा है कि सावन मास कौन सा होता है। मंजेश बेटा ऐसा है, हमने उस दिन 12 महीने बताए थे, और आपको सावन का जो महीना है वो बरसात का महीना होता है। और आज से आप गिनती कर लीजिए कि अभी आप जो है माघ में है, अगहन पूस में है, माघ 15 के बाद शुरू होगा फागुन, उसके बाद फागुन के बाद चैत। चैत जो है पहला नवरात्र माना जाता है, हिंदी महीने का पहला नववर्ष माना जाता है चैत। उसके बाद बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और उसके बाद सावन। तो ये जुलाई और अगस्त के बीच का महीना होता है सावन। मिल गया जवाब? ठीक है सर, तो अब हम लोग क्लास को समाप्त करें। मंजेश है ना 12th डी का लड़का है। ठीक है, तो अब आप बच्चों एक एक कर लेफ्ट हो जाइए। अगली नेक्स्ट हमारी क्लास फिर इसी समय होगी, निर्धारित समय पर, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। हाँ बेटा वो तो नीतीश। हाँ ठीक है, ठीक है, वो भी भेज दूंगा बेटा।